ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। वो बिल्डिंग के दाखिली दरवाजे से अंदर आ रहा था जब सेक्शन कमांडर उसके पास ही चले आए। मुझे एक बहुत अहम मामले पर ब्रीफिंग देनी है। सेक्शन कमांडर उसे हुक्म सादिर करते हुए दूसरी जानिब निकल गए, जबकि वो इंटरकॉम की जानिब बढ़ा जहां से उसे सबको इत्तिला फराहम करनी थी। ठीक 9 बजे वो सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे, जबकि इसके चेहरे पर बेचैनी छाई हुई थी। ऐसा बहुत कम होता था जब यूं इमरजेंसी में इस पर कोई हुक्म सादिर किया गया हो, क्योंकि यहाँ मामलात इस नहज पर नहीं देखे जाते थे जैसे आम तौर पर हुकूमती और फौजी इदारों में होता है। बाकी सब भी खामोश बैठे सेक्शन कमांडर की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर गुजरी होगी कि दाखिली दरवाज़ा बगैर आवाज़ के खुला और कमांडर साहब अंदर तशरीफ़ ले आए। वेलकम बुआइज़, आप लोग यकीनन उलझन में होंगे कि मैंने इतने शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया। कमांडर सबकी जानिब बारी बारी देखते हुए बोले, लेकिन किसी ने कोई जवाब ना दिया। ओके, तो अभी बताते हैं क्यों बुलाया। अपनी बात मुकम्मल करते हुए कमांडर ने अपना कोट उतारा और हाथ में ब्लैक मार्कर लिए वाइट बोर्ड की जानिब बढ़ गए। तो ऐसा है जेंटलमैन कि अब हमारी जिम्मेदारियों में कुछ मज़ीद इजाफा होने वाला है। हमारी कारकर्दगी को देखते हुए इदारों ने हमारे ऊपर मज़ीद एतमाद की ठानी है, और इसीलिए जहां हमारे इख्तियारात को वसी किया गया है, वहीं हमारी जिम्मेदारियों में अब मुल्क दुश्मन अनासिर को हैंडल करना भी शामिल कर दिया गया है। अब हमें अंदरूनी के साथ साथ बैरूनी साजिशों से भी निमटना होगा, और यही आज की मीटिंग करने का मकसद भी था। सेक्शन कमांडर ने सबको बारी बारी देखते हुए उनके सर पर बम फोड़ा, लेकिन उन सब के चेहरे ये बात सुनकर खिलखिला उठे थे। ये मुस्कुराया क्यों जा रहा है जनाब, ज़रा हमें भी तो पता चले। कमांडर उसे मुस्कुराता देखकर बोले, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था सर। मेरा तो खून खोल उठता था गैर मुल्की अनासिर की अपने वतन में मदाखलत देखकर। अब मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूँगा, वो संजीदा लहजे में बोला। तो सेक्शन कमांडर उसे तौसीफी नज़रों से देखने लगे। वेल डन अल्फा 1, मुझे तुमसे इस जवाब की तवक्को थी, लेकिन अब हमें मज़ीद हाथ बचाकर काम करना होगा, क्योंकि अब हमारा टकराव अपने हम पल्ला लोगों से होने वाला है, जो तरबियत में भी हम ही जैसे हैं और वसाइल में भी हमारी फिगर के हैं। सेक्शन कमांडर उसे समझाते हुए बोले, तो वो धीरे से सर हिलाने लगा। हमारा पेश बजट भी ऊपर हो चुका है, और शुक्रिया अदा करें प्रोफेसर जमाल का, जिनकी सिफारिश पर हमें ये मौका फराहम किया गया है। वो खाली एक प्रोफेसर नहीं हैं, बल्कि वो माहिर फरकस हैं, जिनका कानून नाफिज करने वाले इदारों में बड़े ऊंचे लेवल पर उठना बैठना है। इन्होंने अपनी बाजियाबी का कुछ ऐसा नक्शा खींचा कि हमें ये मौका फराहम कर दिया गया। सेक्शन कमांडर अपनी बात मुकम्मल करते हुए सबकी जानिब मुंतज़िर नज़रों से देखने लगे, लेकिन किसी ने कोई बात ना पूछी, जैसे इनकी कही एक एक बात उन सबके दिमाग में फीड हो चुकी हो। वेल डन ऑल जेंटलमैन, बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलती है मैं आप सबको बाखबर कर दूंगा। सेक्शन कमांडर ने मुस्कुरा कर देखते हुए अपनी सीट तक आए और अपना कोट उठाते हुए बाहर निकलते चले गए। करीम, अब बोलो जनाब, किसी के दिमाग में कोई शुबा? वो सबकी जानिब बारी बारी देखते हुए बोला, कोई नहीं, बस अगर काम बढ़ रहा है तो हमारे पे स्केल भी बढ़ना चाहिए। हमेशा की तरह बरादू 3 ने नुक्ता उठाया। ओए किस मिट्टी का बना हुआ है तू
तुझे अपने चिप्स और चॉकलेटों की ही पड़ी रहती है मोटू। जाहिरी बात है कि अगर काम बढ़ रहा है तो पे स्केल भी बढ़ेगा। फजूल में दिमाग खराब कर दिया। कोई काम का नुक्ता है तो वो उठाओ, ताकि हम अभी से वो बात चीफ के कान में डाल दें। उसके तेवर चढ़ गए थे, जिसकी वजह से सबको नजरें झुकानी पड़ी। ऐसा करते हैं, मैं सबसे मशवरा करके नोट कर लेता हूँ कि हमें मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, और फिर तुम्हें एक फाइनल लिस्ट बनाकर दे देता हूँ। आगे तुम जैसे चाहो। बरादू उसे देखते हुए बोला, तो वो उसे सत्ताईशी नज़रों से देखने लगा। वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ मौजूद 13 बंदों में से एक ही काम का जवाब मौसूल हुआ। 1-2 दिन में ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकला तो फिर एक लंबे अरसे तक कुछ भी ना हो पाएगा। वो बरादू वन को देखते हुए बोला तो बाकी सब भी अपना सर हिला कर रह गए। वो बारी बारी सबको देखते हुए उठा और खामोश चाल चलता कमरे से बाहर निकल आया। उन लोगों को इनकी मंशा के मुताबिक सामान मुहैया कर दिया गया था, और इसमें सबसे ज्यादा हाथ इसका और बरादू वन का था, क्योंकि इन दोनों ने दूर अंदेशी से सोचते हुए शुरुआत ही ऐसी करनी चाहिए थी, जिससे नाकामी का इम्कान ना होने के बराबर रह जाए। ये पहला टारगेट आपको बलोचिस्तान में मिलेगा। नाम उसका बलराज ठाकुर है, और ये वहाँ पिछले 4 साल से बैठा हुआ है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसने वहाँ पर अपना एक मजबूत नेटवर्क कायम कर रखा है, और हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जाती है। ये उसकी बहुत पुरानी तस्वीर है, इसलिए हम उसकी मौजूदा हुलिये से बेखबर हैं। हम खूल कर तो ये काम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे भी बड़े काम इनके मुल्क में चल रहे हैं। अब आप लोगों से ये बिल्कुल ना वाकिफ हैं, और उसी बेखबरी का फ़ायदा उठाते हुए हमने इसका पता साफ करना है। सेक्शन कमांडर पर्दे पर नज़र आने वाली तस्वीर को हाईलाइट करते हुए बोले, तो उसकी आंखों में अंगारे से रोशन हो गए। आप लोगों को कल ही निकलना है, और तरीक़ेकार वही होगा जो मैंने आप लोगों को बताया है। सेक्शन कमांडर ने इनकी इत्तिलात में इजाफा किया तो वो सर झुका गया। बलराज ठाकुर, तैयारी पकड़ लो, आ रहा हूँ मैं। वो जेर लब बड़बड़ा कर रह गया, और हाथ में मौजूद पिंसल को इतनी जोर से दबाया कि वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई। अगले दिन वो लोग किस्तों में निकल रहे थे। आम सा शलवार कमीज सूट पहने वो देखने में कोई पठान ही लग रहा था। रंग उसका पहले ही साफ था, ऊपर से उसकी ब्राउन दाढ़ी, जिसे उसने थोड़ा और बढ़ा लिया था, इसे एक ठीक पठान जाहिर कर रही थी। गाड़ियां उनकी पहले ही निकाल दी गई थीं, जिनको स्मगलिंग का माल जाहिर किया गया था। अब वो उनके अपने ही एक आदमी के शोरूम पर खड़ी थीं, जैसे बिकने का माल हो। बस में कोने वाली खिड़की संभाले वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। बस एक बार ये मिशन हल हो जाए तो हमारा मोराल काफ़ी बुलंद हो जाना है। उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ये जाहिर करती कि वो किस मकसद के लिए यहाँ आ रहा है। क्वेटा एयरपोर्ट पर उन्हें C-130 जहाज़ छोड़ गया था, और आगे चमन बॉर्डर तक का सफ़र उसे ऐसे ही किस्तों में तय करना था। उससे फासले पर उसके 2 और साथी बैठे हुए थे, और उसी तरह मुख्तलिफ टोलियों में बंटते हुए वो चमन बॉर्डर की जानिब गामजन थे। रास्ता खासा ख़राब था, और बस हिचकोले लेती हुई सुबुक रफ्तारी से मंजिल की जानिब रींग रही थी। उसके पास हथियार के नाम पर बस एक चाकू ही था, जो कि चैन में लगा हुआ था, लेकिन वो भी उसके लिए काफ़ी था। वो इससे भी कम अज़ कम 1 दर्जन बंदों को तो टपका ही सकता था। चमन बॉर्डर पर उतरते हुए इसने उस सराय का रुख किया जहां इन्हें पहुंचने का बोला गया था, लेकिन फिर अचानक ही कुछ सोचते हुए उसने अपने साथियों को आंख का खफीफ सा इशारा किया और एक तरफ को चल पड़ा। ये आबादी से ज़रा हटकर एक सराय नुमा इमारत थी, जिसकी खस्ता हाली उसके मालिक का मयार बता रही थी। वहां पर पहुंचकर मालिक से मिला और कमरे का बताने लगा।
हवादार किस्म का होना चाहिए। और यहाँ नसवार किधर से मिलता है? उसने खालिस पश्तो में कहा। तो सराय के मालिक ने एक जानिब इशारा कर दिया। वो कमरे का किराया अदा करते हुए खामोशी से बाहर निकल आया और सामने मौजूद मोची से नसवार खरीदते हुए चारों जानिब एक सरसरी सी नज़र दौड़ाई। 2 सेकंड से भी कम वक्त में उसने 3 बंदों को तार लिया, जो हर आने जाने वाले को देखने में मसरूफ नजर आए। मोची के साथ ही एक कोने में भिखारी बैठा पैसे गिनने में मगन था। सामने ही शरबत बेचने वाला ग्राहकों में मसरूफ नजर आया। इसने कुछ सोचते हुए अपनी चप्पल उतारी और मोची के हवाले कर दी। ये उखड़ गया है, जरा ठीक से तो लगा देना। वो मोची को अपनी चप्पल पकड़ाते हुए वहीं पास पड़े मूढ़े पर बैठ गया। थोड़ी देर मोची इस चप्पल के साथ लगा रहा और फिर उसे चप्पल पकड़ा दी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए और उठकर अपने सराय की जानिब चला आया। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और चारपाई पर दराज होते हुए अपनी आंखें बंद कर दीं। जो वो जानना चाह रहा था वो उसे मालूम हो चुका था। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।